हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी की यूपीएसआई के लेवल की और यूपीएससी के लेवल की जो हिंदी हम अभी चैप्टर आज हिंदी का भाग पढ़ाएंगे साथ में। तो हिंदी के भाग पे साथ में पढ़ाने वाले हैं आज हम क्रिया क्रिया अव्यय तथा क्रिया विशेषण। ये आज का मूल चैप्टर रहेगा। तो कृपया चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आपको लग रहा है कि चैप्टर बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मजा आने वाली है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको हर एक वीडियो के पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्रिया क्या है, क्रिया किसे कहते हैं। तो अगर आप हम चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा और बता देते हैं कि आपको डेली की करंट अफेयर इस चैनल में आपको मिलती रहती है और यूपीएसआई लेवल की मूल विधि आपको इसमें मिलती रहेगी। आईपीसी का सेक्शन पूरा सिलेबस चल रहा है सीरियल बाय सीरियल। एग्ज़ाम के पहले हम यूपीएसआई की मूल विधि, यूपीएससी हिंदी और करंट अफेयर उस लेवल का जो हम यहाँ शुरुआत करने वाला सारा का मैटर आपको उसमें मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फिर वही आपसे अनुरोध, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्द से किसी कार्य के होने की प्रवृत्ति प्रकट हो उसे क्रिया कहा जाता है। जिस शब्द से किसी कार्य के होने की प्रवृत्ति प्रकट हो, समझ रहे हैं कि क्रिया क्या है? कोई कार्य हम कर रहे हैं, उस कार्य करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को ही क्रिया हम कहते हैं। सब ये सिंपल तरीका हो गया। जो किताबी भाषा होती है वो चीज़ समझ लीजिए। जिस शब्द से किसी कार्य के होने की प्रवृत्ति प्रकट हो उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे कि अब हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि पढ़ना, जैसे कि पढ़ना, लिखना, पढ़ना लिखना, चलना, आदि आदि ये क्या है? क्रियाएं हैं जो हम दिनचर्या के हिसाब से करते हैं या क्रिया कही जाती है। ये इनका काम ही क्रिया है। ये हो गया क्रिया की कहते हैं। क्रिया विकारी शब्द है जिसके रूप में लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार बदलते हैं। क्रिया के रूप में यह परिवर्तन हिंदी की अपनी विशेषता है। क्रिया के रूप में यह परिवर्तन हिंदी की अपनी खुद की विशेषता है। क्रिया का मूल धातु है। क्रिया का मूल धातु है। जो क्रिया का मूल अंग है वो धातु है। जैसे धातु क्रिया पद के उस अंग को कहते हैं जो प्रायः रूपों या प्रायः सभी रूपों में अपनी उपस्थिति दर्शाता है। अब हम ये चीज़ इतनी बहुत सारा चीज़ आप सबका समझा रहे हैं, वो चीज़ में लिख ही नहीं जा सकती। बहुत सारा मैटर हो जाएगा लिखने के लिए। तो आप मोटी मिसाल से समझने के लिए आपको हिंदी हो या जियोग्राफी हो या हिस्ट्री हो या करंट अफेयर तो आप अपने लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। लेकिन ये हिस्ट्री, हिंदी, इनको समझना भी है और याद भी करना है। तो आपको समझाते जा रहे हैं, आप लिख के उस चीज़ को याद करते जाएंगे अपने अनुसार। तो क्रिया का अपनी उपस्थिति दर्शाता है। वस्तुतः जिन मूल अक्षरों से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, अभी हमने बताया, जैसे पढ़ना निर्माण, क्रिया का निर्माण होता है वो जैसे पढ़ना क्रिया है। अब पढ़ना को हम अगर संधि विच्छेद करते हैं, पढ़ना संधि विच्छेद करते हैं तो प आदि ठा प्लस न, तो जो पठ है, ये हम आधा पढ़ रहे थे, ये धातु है और जो न है ये प्रत्यय है।
धातु पर प्रत्यय बना के बनता जाके क्रिया। समझ गए आप? प्रत्यय लगा है। हिंदी में क्रिया का निर्माण धातुओं के अतिरिक्त संज्ञा तथा विशेषण से भी होता है। रचना के दृष्टि से दो क्रिया के भेद होते हैं। रचना के दृष्टि से रचना जो की गई है, रचना के अनुसार, रचना के अनुसार क्रिया के दो भेद होते हैं। एक सकर्मक क्रिया, नंबर 2 में आती है अकर्मक क्रिया। इस सकर्मक और अकर्मक क्रिया कहते किसको हैं? अब पहले नंबर पर ले लेते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका फल कर्ता पर न पढ़कर कहीं और पड़े। जिसका फल, जिसका निशाना या किसी या कुछ और समझ लीजिए, जिसका फल कर्ता पर न पढ़कर कहीं और पड़े, सकर्मक क्रिया के साथ कर्म रहता है। जो सकर्मक क्रिया होती है उसके साथ हमेशा कर्म रहता है तथा उसके रहने की संभावना होती है। जैसे राम खाना खाता है, इस वाक्य में जैसे कि समझ लेते राम खाना खाता है, तो इस वाक्य में क्रिया का फल भोजन है। क्रिया जो राम है ये कौन सा काम कर रहा है? खाना खा रहा है, तो ये इसका मन क्या है? भोजन खाता। तो ये खाना है इसका, ये भोजन, ये इसका क्रिया है, ये तो कर रहा है, ये इसका भोजन क्रिया है। क्रिया पर पड़ता है जो प्रत्यय उपस्थित नहीं है, जो प्रत्यय उपस्थित नहीं है और जो जाता है इस संदर्भ जाता है, इसके साथ गंतव्य स्थल की चर्चा वाक्य में नहीं होती है, तब भी फल घर विद्यालय आदि शब्दों पर पड़ता है। ऐसी क्रियाएं सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। और हम दूसरे नंबर पे आते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया के साथ कोई कर्म कारक नहीं होता है। इसमें कर्म कारक होता है, इसमें कर्म कारक नहीं होता है। दोनों में अंतर डिफरेंस समझ रहे हैं? इस कारण से इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन हंसता है, तो हंसने या रोने की प्रक्रिया पर प्रक्रिया का फल कर्ता कहलाता है, ये कर्ता पर पड़ता है। ऐसे क्रियाएं जो अकर्मक तथा सकर्मक दोनों होती हैं, इस निर्धारण में वाक्य में उनके प्रयोग, इस वाक्य में उनके प्रयोग द्वारा होता है, जो होता है इनके उभयविधि धातु भी कहते हैं। जैसे मेरा जी घबराता है, एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे मेरा जी घबराता है, तो जो मेरा जी जैसे घबराता है, हम इस चैप्टर देख रहे हैं, तो जो मेरा जी घबराता है, ये चीज़, तो घबराना क्या हो गई? क्रिया है। मेरा जी घबराता है, ये क्रिया है। ये कैसी क्रिया है? ये है सकर्मक क्रिया। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में आता है मुसीबत में सभी घबराते हैं। तो इसमें भी जो घबराना है ये क्रिया है, ये एक
क्रिया है। तो ये कैसी क्रिया है? ये अकर्मक क्रिया है, ये कर्मक क्रिया है। और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं चार। अकर्मक क्रिया में ऊ न आना प्रत्यय अगर सकर्मक क्रिया बनाया जाता है, जैसे कि न आना। सकर्मक क्रिया बनाने के लिए क्या होता है, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं रोना, तो ये अकर्मक है। ये कर्मक है। रुलाना, रोना, रोना, ना जहाँ पर आ गया, रो अलग हो गया, रू अलग हो गया, तो जो ऊ है ये उसमें सकर्मक में आता है, और ना, ये ना है, वो आता है अकर्मक में। तो रुलाना जो हो गया ये सकर्मक में हो गया। और दे लेते हैं उड़ना, उड़ाना, और कटना, काटना। ये ऐसे एग्जाम्पल होगा जाके। अकर्मक क्रिया की धातु को उठाकर ये धातु को उकार और ओकार, ये देख समझे ना आप, ये कि ओ ये बनता ओक लगी है, और ओकार, उकार और ओकार, तो ये हो गया उकार, ये हो गया ओकार। इसमें ओ मंत्रा है, इसमें छोटे मंत्रा है, तो ये उकार और ओकार में इतना परिवर्तन है। इसके अनुसार एक और आता है, जैसे उकार, ओकार, और इसमें और हम देख लेते हैं इकार और एकार। हाँ, इकार और एकार में बदलकर तथा अनंत में न प्रत्यय जोड़कर सकर्मक क्रिया बनाई जाती है। जैसे खुलना अकर्मक है, खोलना और सकर्मक है। याद देते हैं अकर्मक, खोलना सकर्मक है। समझ में आ गया। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, तो वो भी समझ लेते हैं। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली होती हैं, जबकि कतिपय दो कर्म वाली होती हैं। ऐसी क्रियाओं को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने राम को डंडे से मारा, यहाँ दो कर्म है, राम को और डंडा, समझ गए? दो कर्म है, राम को डंडा। संयुक्त क्रिया क्या होती है? अब इसमें संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या होती है? जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं को मेल से बनती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। संयुक्त क्रिया का निर्माण अकर्मक तथा सकर्मक दोनों क्रियाओं द्वारा हो सकता है। जैसे लेट जाना, गिर पड़ना, बेच लेना इत्यादि। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया प्रधान होती है तथा बाद वाली क्रिया उसमें विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, इस वाक्य में पढ़ना तथा सकना दोनों क्रियाएं, सकना पढ़ना क्रिया की विशेषता उत्पन्न करती है। अब आती है सहायक। सहायक क्रिया क्या है? तो अब सहायक क्रिया देख लेते हैं कि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में
सहायता करने वाली क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने बाघ को मार डाला, तो मारना इस वाक्य के मुख्य क्रिया है। मारना इस वाक्य की मुख्य क्रिया है। इसका उदाहरण देख लें। इस वाक्य की मुख्य क्रिया है जिसके अर्थ में स्पष्टता प्रदान करने वाली प्रक्रिया डालना है या है, थे, हुए, रहे इत्यादि सहायक क्रियाएं आती हैं या होती हैं। तो ये मैटर अब आपको समझ में आया कि द्विवचन क्या होता है।